नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार इतिहास दर्पण के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में पढ़ा था। इसके आगे हम देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे जो 16 महाजनपद में सबसे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मगध साम्राज्य का सबसे पहली बार वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इसमें इसका नाम ब्रात्य है, मतलब मगध के लिए अथर्ववेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ हम देखते हैं महाभारत और पुराणों के अध्ययन से या वर्णन से पता चलता है कि चेदीराज वसु का पुत्र जो बृहद्रथ था वो मगध में प्राचीन राजवंश की स्थापना किया था। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मगध के प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था, तो बृहद्रथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो इसके पिताजी का नाम था चेदीराज वसु। बृहद्रथ के बाद उसका पुत्र जरासंध गद्दी पे बैठा, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा मल्ल युद्ध में यह मारा गया जरासंध। उसके बाद हम देखते हैं अनेकों शासक हुए जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं था। अंत में हम देखते हैं सबसे अंतिम शासक रिपुंजय था। रिपुंजय, अगर आपसे पूछा जाए कि मगध के प्राचीन वंश का अंतिम शासक, तो रिपुंजय, जिसकी हत्या जो है उसके मंत्री पुलिक ने किया। फिर हम देखते हैं कि पुलिक जो है अपने पुत्र को गद्दी पे बिठाया जो कि अयोग्य था, जिसके कारण फिर जो हम देखते हैं एक भट्टीय एक व्यक्ति था, नामक महत्वाकांक्षी सामंत था, जो कि उसके पुत्र की हत्या कर देता है, पुलिक के पुत्र का, और अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे बिठाया। और इस तरह से यहाँ से हर्यक वंश का शुरुआत होता है। मतलब मगध के प्राचीन वंश में प्रथम हो गया बृहद्रथ और अंतिम हो गया रिपुंजय। लेकिन अब आता है जो कि महत्वपूर्ण, यहाँ से शुरू होता है हर्यक वंश से। मगध साम्राज्य का जो वंश है हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश होगा, उसके बाद नाग वंश होगा, उसके बाद मौर्य वंश होगा। इसको याद करने के लिए हसीन शब्द से हम इसको देख सकते हैं। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, नौ से नंद, फिर मौर्य। इसके फिर हम आगे देखते हैं कि अगर हम मगध साम्राज्य के उदय यानी उत्कर्ष के बारे में चर्चा करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले मगध का जो भौगोलिक स्थिति था वह देखते हैं कि यह जो है पाटलिपुत्र, जो मगध का या राजगिरी, ये जो पाटलिपुत्र जगह था वो हम देखते हैं इसकी जो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, ये गंगा, यमुना और सोन तीनों नदी के संगम पे बसा हुआ था, जिसके कारण ये जो है बाह्य आक्रमण से सुरक्षित था। दूसरा यह है कि ये दुर्ग का काम करता था। तीसरा यह है कि यहाँ जल मार्ग के द्वारा व्यापार की भी सुविधा थी। तो इन सब कारण से जो है इसके जो उत्कर्ष में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुआ। आगे हम देखते हैं कि यहाँ जो है प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन थे। जैसे हम देखते हैं लोहा, जिसके कारण जो है लोहे के खोज के कारण यहाँ जो है तरह तरह के आधुनिक हथियार बनाए जाने लगे, जिसके कारण युद्ध में इनकी सफलता दुगुना चारगुना होते गया और मगध साम्राज्य का जो है वो विस्तार होते गया। तो इस तरह से हम तीसरा देखते हैं, भौगोलिक स्थिति हो गया, आर्थिक संसाधन हो गया या प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता, सैन्य संगठन। हम देखते हैं कि हर्यक वंश में जो हर्यक वंश का प्रथम राजा बिंबिसार था, इन्होंने सैन्य संगठन पे ध्यान दिया। इनकी सेना में जैसे पहले जो था अस्थायी सेना हुआ करता था, यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो है सेना का अस्थायित्वकरण भी कर रहे हैं। और इनकी सेना में हम देखते हैं कि हाथियों का भी मतलब संख्या बढ़ गया। हम राजगीर और ये राजगीर के आसपास के जो जंगल था या पाटलिपुत्र के आसपास के, वहाँ जंगलों से हाथी लाया जाता था और उसका इस्तेमाल जो है युद्ध में किया जाता था, जिसके कारण इनको विजय प्राप्त करने में आसानी होती थी। तो इस तरह से देखते हैं सैन्य संगठन के कारण भी इसका विस्तार उदय हुआ। आगे हम देखते हैं शासकों का योगदान। मगध साम्राज्य हम देखते हैं कि हर्यक वंश या मगध साम्राज्य में जो बहुत सारे कूटनीतिज्ञ शासक हुए, विद्वान शासक हुए, जिसके कारण जो है वो अपने कूटनीति के बल पे
अपना साम्राज्य का विस्तार किए। जैसे हम देखते हैं बिंबिसार का जो है त्रियक नीति, जिसमें है कि विवाह, युद्ध और मैत्री, ये 3 नीति से अपना साम्राज्य का विस्तार किए। तो इस तरह से ये भी एक कारण था। आगे देखते हैं स्वतंत्र वातावरण। हम देखते हैं कि मगध जो है उस समय तात्कालिक जो है वो अनार्यों का देश था, मतलब आर्य और अनार्य। तो ये यहाँ मतलब आर्य की संख्या नहीं थी। तो यहाँ जो है धार्मिक जो वातावरण था, ब्राह्मणवाद, कट्टरतावाद, ये वहाँ पे नहीं था। यहाँ का जो वातावरण था वो स्वतंत्र वातावरण था। इसमें जो है लोग धर्म जो है अपने अपने ढंग से मानने के लिए स्वतंत्र थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हुआ कि लोगों का विकास हुआ और स्वतंत्र वातावरण के कारण जो है वो आगे बढ़ा। इस तरह से हम देखते हैं इन महत्वपूर्ण कारणों के कारण मगध साम्राज्य का उदय हुआ। अब हम आगे देखते हैं हर्यक वंश पे आते हैं। हम देखते हैं हर्यक वंश में देखते हैं बिंबिसार। बिंबिसार का पिता का नाम भट्टिय था, जो कि पुलिक के पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे 544 बीसी में बिठाया था। बीसी मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले। तो हम देखते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। आगे हम देखते हैं बिंबिसार की जो राजधानी थी वो राजगिरी या गिरिव्रज, पहले गिरिव्रज था जो बाद में उसी को राजगिरी बनाया गया। तो इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज था। हम बिंबिसार का देखते हैं अन्य नाम जैन साहित्य में देखते हैं तो इनका नाम श्रेनिक था। बिंबिसार का जैन साहित्य में अन्य नाम श्रेनिक था। हम बात करते हैं, ये जो है पहला मतलब शासक थे मगध साम्राज्य का जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया, जो कि हम पहले भी देखे। इन्होंने सेना का जो है स्थायित्वकरण किया, सेना में हाथी वगैरह और भी मतलब सेना को सुसंगठित किया। इसके आगे हम देखते हैं इनका त्रियक नीति। इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए त्रियक नीति का अनुसरण किया, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले विवाह। विवाह में देखते हैं कि कौशल देवी या महाकौशला देवी, कौशल की जो राजकुमारी थी कौशल देवी या कहीं कहीं पे महाकौशला देवी नाम आता, इससे विवाह किए और इनको दहेज में काशी मिला। तो इस तरह से काशी इनके अधीन हो गया और इनका साम्राज्य विस्तार हुआ। आगे देखते हैं चेटक की पुत्री जो है वो चेलेन्ना से भी विवाह किए हैं। आगे फिर देखते हैं मद्र जो कि पूर्वी पंजाब की राजकुमारी थी क्षेमा, ये भी इनसे भी शादी की है और ये रानियों में सबसे प्रधान रानी थी क्षेमा। हम आगे देखते हैं, ये तो विवाह के संदर्भ में हुआ। आगे हम देखते हैं युद्ध में देखते हैं। तो युद्ध में ये अंग के राजा जो ब्रह्मदत्त थे इसको पराजित करके अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से अंग ये मगध का जो है वो साम्राज्य विस्तार हुआ। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ जो है हमने देखा विवाह के द्वारा 3 राजकुमारी से शादी की। उसके आगे देखते हैं हम अंग को युद्ध के द्वारा जीत करके अपने साम्राज्य मिलाए। आगे देखते हैं यहाँ अवंती और गांधार, इससे ये मित्रता की है। अवंती के राजा उस समय चंड प्रदोत थे और गांधार के राजा उस समय पुष्कर साड़िन थे। तो इनसे ये मित्रता स्थापित करके अपना साम्राज्य विस्तार की। हम उसके आगे देखते हैं बिंबिसार की हत्या जो है वो 492 बीसी में उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया। मतलब बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया। अब हम आगे देखते हैं इनका राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, जो कि अवंती के जो राजा थे चंड प्रदोत, इनको जो है ये रोग ग्रसित थे, पीलिया रोग से ग्रसित थे। तो इनकी जो ये सेवा किए और उन रोग से उनको मुक्ति दिलाए। आगे बुद्ध का भी इन्होंने सेवा किया जीवक। इस तरह से इन्होंने बुद्ध और चंड प्रदोत दोनों की सेवाएं की। हम बात करते हैं धर्म पे, तो बिंबिसार का जो धर्म था ये जैन धर्म भी मानता था और बौद्ध धर्म, मतलब ये दोनों धर्म को मानते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में चर्चा किया। आगे हम देखते हैं इसका पुत्र जो 492 ईस्वी पूर्व में इनकी जो हत्या कर देता है और गद्दी पे बैठता है। तो ये 492 में अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है और अन्य नाम में इनका है कुनिक। यहाँ पे देखें इनका अन्य नाम श्रेनिक था और अजातशत्रु का अन्य नाम कुनिक है। ऐसे एक क्वेश्चन आता है जैसे कि बिहार का अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम देखते हैं ये अजातशत्रु जो थे ये
जैन धर्म को मानते हैं। बिंबिसार जो था जैन और बौद्ध दोनों को मानता था, लेकिन अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। इन्होंने यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रसेनजीत की पुत्री जो है वजीरा, इनसे ये शादी किए हैं। और ये वैशाली और काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी, उनसे इन्होंने युद्ध किया। इसमें हम देखते हैं कि इसी युद्ध में वैशाली में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हम पढ़ते हैं कि इन्होंने 2 हथियार, अजातशत्रु के द्वारा 2 मतलब शस्त्र का उपयोग किया गया था। एक था महाशिलाकंटक, दूसरा रथ मूसल। एक जो था महाशिलाकंटक जो कि पत्थर फेंकने वाला यंत्र था, जिससे बहुत दूरी तक पत्थर फेंका जाता था। और एक रथ मूसल था जिसमें जो है 5 गदाएं होती थी, और वो जो गदा है वो घूम घूम के युद्ध करता था। तो इस तरह से इन्होंने 2 अस्त्र का प्रयोग किया था वैशाली और काशी से युद्ध करने में, और अंततः इनको सफलता प्राप्त हुई। आगे हम देखते हैं इनका जो है मंत्री था वर्षकार, जो कि हम देख रहे हैं ऊपर काशी और वैशाली से युद्ध किए थे। तो वैशाली पर जो विजय था इसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाया था वर्षकार। यहाँ पे हम देखते हैं कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जो कि बुद्ध के महानिर्माण के बाद हुआ था। हम उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है उद्यन। 461 ईस्वी में अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईस्वी में उद्यन गद्दी पे बैठता है, और ये भी जैन धर्म को ये भी मानता है। यहाँ पे हम देखते हैं उद्यन जो है ये पाटलिपुत्र की जब स्थापना करता है सोन, गंगा और गंडक के संगम पे, तो यहाँ पे पहले राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज हुआ करता था, और यहाँ पे राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र ले आया। ये 457 ईस्वी पूर्व की बात है, जो राजधानी इन्होंने परिवर्तन किया राजगिरी से पाटलिपुत्र। इस तरह से उद्यन के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके आगे हम देखते हैं कुछ जो है मतलब उतना महत्वपूर्ण शासक नहीं था, जैसे आपको देखते हैं अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक, ये जो थे उतना मतलब अयोग्य शासक थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक, जिसकी हत्या शिशुनाग करता है 412 ईस्वी पूर्व में। और आगे हम पढ़ेंगे जो नागदशक की हत्या करके इसका जो अमात्य था शिशुनाग, नागदशक का अमात्य था, जो शिशुनाग वंश का फिर स्थापना करता है 412 ईस्वी पूर्व में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ का जो भी राजा हुआ करता था अपने पिता की हत्या करके और गद्दी प्राप्त करता था, इसलिए इस वंश का नाम पितृहंता वंश के नाम से भी दिया गया है। हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में चर्चा किया। इसके आगे हम देखते हैं हसीन मतलब हो गया है हर्यक वंश, अब शी मतलब शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश, इन सब वंशों पे हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।